नमस्कार। चलिए आज की जो टॉप खबरें हैं उन पर एक गहरी नज़र डालते हैं और समझते हैं कि इन अलग-अलग घटनाओं के पीछे की असल कहानी क्या है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हमने आज की बड़ी खबरों को देखिए इन 4 मेन हिस्सों में बांट दिया है। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर से। और सबसे पहले ना 3 ऐसे नंबर्स देखते हैं जो आज हमारी अर्थव्यवस्था की कहानी बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 1,63,000 रुपए। ये है 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का नया रिकॉर्ड तोड़ भाव। होता क्या है ना कि जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, जैसा अभी हो रहा है, और डॉलर भी मजबूत होता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए सोना सबसे सेफ बेट बन जाता है। और बस इसी वजह से इसकी कीमतों में इतना जबरदस्त उछाल आया है। अच्छा, दूसरा बड़ा आंकड़ा है 1,00,000 करोड़ रुपए का। आरबीआई ने ये अनाउंस किया है कि वो इतने के सरकारी बॉन्ड्स खरीदेगा। अब अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई मार्केट में कैश डाल रहा है ताकि बैंक्स के पास ज्यादा पैसा हो और वो फिर लोगों को, बिजनेस को आसानी से लोन दे सकें। इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। और तीसरा नंबर है 300 से भी ज्यादा। एक नई रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि भारत में अब 300 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं। और पता है, इस मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। चलिए अब इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। मतलब वो पॉलिसीज और सोशल मूवमेंट्स जो सीधे सीधे हम सब की जिंदगी पर असर डालते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। और अब कर्नाटक सरकार भी इसे बहुत सीरियसली ले रही है। वो इस बात का हल ढूंढ रहे हैं कि सोशल मीडिया का बच्चों पर जो बुरा असर पड़ रहा है उससे कैसे निपटा जाए। और इसका एक सल्यूशन जो उन्होंने सोचा है वो ये रहा। राज्य के बजट में ये प्रस्ताव रखा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया जाए। और अगर अब एक और बहुत ज़रूरी मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये स्लाइड दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग को बिल्कुल साफ दिखाती है। ईपीएस 95 यानी 1995 की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। जैसा कि दिख रहा है, उनका बस यही कहना है कि उनकी जो अभी की पेंशन है वो बहुत ही कम है, उसमें गुजारा करना मतलब नामुमकिन है। और उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये महीना तो किया ही जाए। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। वहां एक नए शानदार कल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। इसका मकसद क्या है? पहाड़ी इलाकों की जो यूनिक संस्कृति है, संगीत है, वहां की कला है, उसे दुनिया के सामने लाना। इससे जाहिर है टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, बड़ी पिक्चर देखते हैं। बात करते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत का रोल कैसा रहा, जिसमें डिप्लोमेसी से लेकर इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट तक सब कुछ शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में जो चुनाव हुए उनके सफल होने पर बधाई दी और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि भाई दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो हमेशा की तरह मजबूत बने रहेंगे। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। पंजाब पुलिस का जो वांटेड गैंगस्टर था अमृतपाल सिंह, उसे मोल्डोवा बॉर्डर पर पकड़ लिया गया है। अब उसे भारत वापस लाने की जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू हो सकती है। ये दिखाता है कि अब क्रिमिनल्स के लिए सरहदें पार करना उतना आसान नहीं रहा। और आखिर में दुनिया भर की उन 2 बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई हैं। यूक्रेन में सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के जो मिलिट्री और एनर्जी ठिकाने हैं उन पर नए हमले किए हैं और इसके चलते पूरे इलाके में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। और आज एक नेचुरल घटना ने भी सरहदों को पार किया। अफगानिस्तान में 4.3 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया और उसके हल्के झटके भारत में राजस्थान तक महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो बात यह है कि इन सभी खबरों को अलग अलग देखने के बजाय इनके बीच का जो कनेक्शन है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यूक्रेन में टेंशन बढ़ती है तो यहाँ भारत में सोने का दाम बढ़ जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे सहयोग बढ़ता है तो देश के वांटेड अपराधी विदेशों में दबोच लिए जाते हैं। मतलब आज की हर घटना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। और सोचने वाली बात यह है कि कल की जो सुर्खियां बनेंगी वो आज की इन घटनाओं से कैसे जुड़ी होंगी।